आज हम पैसिव कंपोनेंट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पैसिव कंपोनेंट में तीन प्रकार के कंपोनेंट होते हैं हमारे: इंडक्टिव कंपोनेंट, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव। तो इनके विभिन्न प्रकार हैं। फॉइल दिखा देना मेरे को। रेजिस्टेंस में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हीटर, ये हमारा रेजिस्टिव लोड है। फिर कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस, इसके बाद में जो है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। ये जो हीटर है, हीटिंग फिलामेंट जो इसमें लगा रखा है उसका ये हीटिंग फिलामेंट है, ये भी रेजिस्टिव लोड है। बल्ब रेजिस्टिव लोड, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, कॉन्टेक्टर के अंदर ओवरलोड रिले, सोल्डिंग आयरन का फिलामेंट, पोटेंशियोमीटर। तो इस पोटेंशियोमीटर को घुमा के बताओ। ये पोटेंशियोमीटर जो है वो सिंगल टर्न का है। हाथ में लेके एक टर्न घुमा के बताओ। ये दिखना चाहिए, कट दिखना चाहिए। घुमाओ, एक टर्न लिखा है। 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं जा सकता। अब ये वाला बताओ, नीला वाला। घुमाते जाओ। ये मल्टी टर्न पोर्ट है। इसके 10 चक्कर काटने पर जो है ना, ये अपनी वैल्यू पूरी करता है। 10 चक्कर काटने पर इसे हम मल्टी टर्न पोर्ट बोलते हैं। रुक गया, ठीक है। अब वापस ले जाओ 10 चक्कर। मल्टी टर्न पोर्ट। तो ये जो है मल्टी टर्न पोर्ट है। ये प्रीसेट कहलाते हैं। ये जो है प्रीसेट कहलाते हैं। और ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस, और ये जो है मेटल रेजिस्टेंस कहलाता है। हीट सोखने के लिए जो है ये स्क्रू पे हीट सिंक पे कस जाता है, तो ये मेटल रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस के बाद में कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है विभिन्न प्रकार के कैपेसिटर जो है वो ये हैं। जैसे यहाँ पर 15,000 माइक्रोफेरेड 16 वोल्ट है। कैपेसिटर की कई फेरेड में होती है। 2200 माइक्रोफेरेड के हैं। इनके अलग अलग वोल्टेज होते हैं। कैपेसिटर जब हम काम में लेते हैं तो उसका फेरेड और वोल्टेज दोनों साथ में बताना पड़ता है। ये 1000 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर हैं। इस कैपेसिटर में आप देखेंगे कि ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर है, फिर ये 63 वोल्ट का कैपेसिटर और ये 200 वोल्ट का कैपेसिटर है। 1000 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर हैं, परंतु 50 वोल्ट वाला छोटा साइज में कैपेसिटर है और 63 वोल्ट वाला बड़ा साइज हो गया और 200 वोल्ट वाला और बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कैपेसिटर की साइज भी बड़ी होती जाती है। इसके अलावा कैपेसिटर और वोल्टेज अगर सेम रहे हैं तो जैसे जैसे कैपेसिटर की वैल्यू कम होती जाती है वैसे वैसे भी उसकी साइज छोटी होती जाती है। तो 15,000 माइक्रोफेरेड है, परंतु यहाँ वोल्टेज 16 है। 220 माइक्रोफेरेड है, वेरियस वोल्टेज है। 1000 माइक्रोफेरेड वेरियस वोल्टेज, 820 माइक्रोफेरेड और वेरियस वोल्टेज है। फिर इसके बाद में 470 माइक्रोफेरेड वेरियस वोल्टेज, 330 माइक्रोफेरेड, 270 माइक्रोफेरेड, 220 माइक्रोफेरेड, 22 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, 6.8 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 0.1 माइक्रोफेरेड, 0.1 माइक्रोफेरेड। ये कैपेसिटर जो है इसकी वैल्यू ये देखिए 6 किलो वोल्ट का कैपेसिटर है ये, और इसकी वैल्यू 30 माइक्रोफेरेड है। तो ये कैपेसिटर जो है वो डिफैब्रिलेटर मशीन में लगता है। इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल शॉर्ट कर दिए गए ताकि ये जो है चार्ज इकट्ठा नहीं कर ले अपने अंदर। तो ये कैपेसिटर डिफैब्रिलेटर में लगाया जाता है जब इंसान ख़त्म हो जाता है, जब उस डेड बॉडी कहलाती है, तो उसके तुरंत बाद जो है वो उसको हार्ट को शॉक देने के काम में इसे प्रयोग किया जाता है। ये कैपेसिटर जो है वो KVR में लिया जाता है, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ में लगाया जाता है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, तो मोटर के अक्रॉस लगाया जाता है। कैपेसिटर की बनावट का अध्ययन करते हैं। तो कैपेसिटर का ये जो केन होता है, इसके अंदर फॉयल के रूप में कैपेसिटर इकट्ठा रहता है। 2 प्लेटें होती हैं, उनके बीच में इंसुलेटर होता है जिसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो हम देखेंगे ये इसका कवर है। कवर के अंदर कागज है, कागज के अंदर एल्युमिनियम की फॉयल है। खोलो।
दो तो प्लेट और दो प्लेट के बीच में कागज। खोलो इसको। एक प्लेट, फिर कागज दिखाओ, फिर दूसरी प्लेट, फिर कागज। तो इस तरह से कैपेसिटर की बनावट होती है। इसके पश्चात इंडक्टर। तो इंडक्टर में जो है हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में एलटी साइड में करंट ज़्यादा होता है, वोल्टेज कम होता है, तो उसके तार मोटे होते हैं। एसटी साइड में तार पतला होता है, वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उधर करंट कम होता है। तो ये एसटी साइड है, एसटी साइड में पतले तार और इधर मोटे तार। ये ट्रांसफार्मर है और ये लेमिनेटेड कोर से बना हुआ होता है। लेमिनेटेड कोर इस तरह की होती है और ये इसकी बॉबिन होती है जिसमें तार लपेटे जाते हैं। अलग अलग साइज के लिए अलग अलग बॉबिन होती है। ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, ये EI टाइप ट्रांसफार्मर है। इसको हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो हाई वोल्टेज के लिए काम में लाया जाता है। इसके टर्मिनल जो है अधिक वोल्टेज के लिए हैं। करंट नापने के लिए CT प्रयोग की जाती है, इसको हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। सोलेनॉइड, जो डायरेक्शनल वाल्व इत्यादि को ऑपरेट करने के लिए सोलेनॉइड प्रयोग किए जाते हैं। पल्स ट्रांसफार्मर आइसोलेशन प्रदान करने के लिए पल्स ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में हम चौक का इस्तेमाल करते हैं। चौक जो है, चौक में आप देखो वाइंडिंग, आप इसकी वाइंडिंग देख सकते हैं। पंखा, ये भी जो है इंडक्टर का उदाहरण है। विभिन्न प्रकार की रिले आप देख सकते हैं। ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। जब इसकी कॉइल में बिजली दी जाती है तो इसके कॉन्टैक्ट बनते हैं, NONC कॉन्टैक्ट होते हैं। विभिन्न प्रकार की रिले हैं, ये विभिन्न प्रकार की रिले हैं, अलग अलग तरह की रिले होती हैं। और ये कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर में लगने वाली कॉइल है। इस कॉन्टैक्टर में अलग अलग वोल्टेज की हम कॉइल लगा सकते हैं। जनरेटर चालू करो। अब हम जो है DC इनमें जनरेटर चालू करते हैं। इससे हमने DC वोल्टेज पैदा किए, DC वोल्टेज पैदा किए। फील्ड का करंट है और ये लोड का करंट है। यहाँ से हमने लोड करंट लिया और ये लोड करंट जो है हमारे लाल वायर के द्वारा होता हुआ हमारे इस सप्लाई बोर्ड में आ गया, जिस पर हमने लिखा हुआ है DC सोर्स। ये जो हरे रंग का जो बोर्ड लगाया है हमने सप्लाई का, उस पर लिखा हुआ है AC सोर्स। हरे रंग की सप्लाई जो है हमने AC से ले ली। अब हम जो है हमारा ये जो हमारी जो सप्लाई आई, इस सप्लाई में हमने जो है यहाँ से ये जो काला तार जा रहा है ये हीटर में जा रहा है। काउंटेस्टर हमने यहाँ लगा रखा है और हीटर से जो वायर निकला वो एम्पियर मीटर में जा रहा है और एम्पियर मीटर से जो तार निकला ये हम सीरीज की तरह काम में ले रहे हैं। शॉर्ट करो इसको। अब हमने इसको शॉर्ट कर दिया तो अभी धारा जारी है और हीटर अभी गर्म हो रहा है। इस वक्त हम देखते हैं कि हीटर गर्म हो रहा है, धारा जारी है और वोल्ट मीटर में जो है अभी हम वोल्टेज देखते हैं तो 187.9 वोल्टेज आ रहे हैं। ये हीटर का करंट है। हीटर का करंट 8 एम्पियर हीटर का करंट है और इस वक्त 187.8 वोल्ट है। तो हीटर में जो DC का करंट गया वो वोल्टेज हमने लिख दिया 188 वोल्ट DC और ये इसका करंट है अभी। तो ये हमारे केवल हीटर रजिस्ट्री लोड में DC धारा अभी हमने प्रवाहित करी है। अब इसके पश्चात हम कॉइल में DC धारा प्रवाहित करते हैं। अभी हमने कॉइल में DC धारा प्रवाहित करी तो ये DC धारा 7.5 एम्पियर से कम है, 5 एम्पियर और इस वक्त वोल्टेज जो है वो 194 वोल्ट DC है। तो कॉइल के अंदर 195 वोल्ट DC और 7.25 एम्पियर अभी DC की धारा जारी है। इसके पश्चात हम कैपेसिटर में धारा प्रवाहित करते हैं। तो कैपेसिटर में जो है हम देखते हैं धारा 0 प्रवाहित हो रही है। अब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, इसका शॉर्ट करके देखिए, हटाओ, बल्ब जला, वापस से चार्ज करो, हटाओ, फिर चार्ज करो, एम्पियर मीटर में देखो
धारा नहीं आई, डिस्चार्ज करो, फिर से चार्ज करो, एम्पियर मीटर में कोई विक्षेप नहीं आता, डिस्चार्ज करो। तो डीसी में जो है एम्पियर मीटर में अभी धारा नहीं जा रही। हम देख सकते हैं कि कैपेसिटर में डीसी में धारा 0 एम्पियर है। इस वक्त 220 वोल्ट जो है हम यहाँ पर देते हैं। अब इसी जगह जो है डीसी, जब हम किसी कॉइल में से डीसी धारा प्रवाहित करते हैं तो स्पार्किंग होती है। आप देखिए कि ये करंट का विरोध करता है, तो डीसी पर बहुत तेज आर्किंग पैदा होती है। स्क्रू पर मत करो, टर्मिनल पर करो। बहुत तेज आर्किंग पैदा होती है डीसी, क्योंकि कॉइल का गुण होता है कि वो बदलती धारा का विरोध करता है, और इसीलिए जो है धारा के ब्रेक करने पर ये उसको धारा को रुकने नहीं देता, धारा आर्क के माध्यम से चलती रहती है। अब डीसी जनरेटर बंद करो। अब ये जो बिजली है वो एसी स्रोत में ली, ये तार इसमें लगाओ। एसी वाले स्रोत में ले लो। मीटर को जो है डीसी से अब एसी वाले सिलेक्शन में ले लिया। अब एसी पर जो है हम देखेंगे हमारा टोंग टेस्टर भी काम करेगा। अब एसी वोल्टेज 257 वोल्ट है। अभी हीटर चालू करो। हीटर चालू किया तो अभी ये जो धारा आ रही है वो धारा आप यहाँ देख सकते हैं, हीटर से प्रभाव नहीं पड़ता। अभी हमने जो है इस रेजिस्टेंस में कितनी धारा जा रही है, ये धारा और ये वोल्टेज जो है वो हम रजिस्टिव लोड पर एसी में हमने यहाँ पर लिख दी है 10.5 एम्पियर और 240 वोल्ट एसी जो है हमने यहाँ पर अभी एसी वोल्टेज। अब हम इंडक्टर में जो है धारा देखते हैं, तो इंडक्टर में धारा 0 है। स्पार्क हो रही है, इसमें केवल स्पार्क होती है। स्पार्क करके दिखाओ, केवल स्पार्क होती है। एसी में देखिए बहुत कम स्पार्किंग हो रही है, नहीं के बराबर स्पार्किंग हो रही है, और धारा इसमें विक्षेप ही नहीं आ रहा, विक्षेप नहीं आ रहा। वोल्टेज 257 वोल्ट। तो इंडक्टर में जो है हम देखेंगे कि अभी इंडक्टर में धारा 0 एम्पियर आ रही है। अब इसके पश्चात एसी की सप्लाई हम कैपेसिटर में देंगे। पकड़ो ना, देखिए धारा जा रही है कैपेसिटर में। एसी सप्लाई पर धारा जारी है। एम्पियर मीटर में भी हम देख सकते हैं धारा जारी है, और अभी हीटर हमारा जल रहा है, धारा जा रही है। कैपेसिटर में से धारा जा रही है। एसी धाराएं कैपेसिटर में से जा सकती है, जबकि डीसी में कैपेसिटर में से धारा नहीं जा रही थी। अब ये हटा के इसको डिस्चार्ज करो बल्ब से। दोबारा चार्ज करो, हटाओ, डिस्चार्ज करो, फिर चार्ज करो, फिर हटाओ। तो इस तरह से जो है ये कैपेसिटर एसी धाराओं को लगातार जाने देता है। तो कैपेसिटर को जब हमने एसी सप्लाई पर लगाया तो हम देखते हैं कि इसमें से 8.5 एम्पियर 8.25 एम्पियर धारा जा रही है। 248 वोल्ट हमने इसको एसी सप्लाई दी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किसी कैपेसिटर को जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो धारा 0 एम्पियर जा रही है। शुरू में धारा जाती है कैपेसिटर में, जब हम जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज कंडीशन में होता है उस वक्त जब हम इसको डीसी स्रोत से जोड़ते हैं तो उस वक्त शुरू में कैपेसिटर में करंट जाता है, और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है वोल्टेज बढ़ते जाते हैं, लगाए गए वोल्टेज के बराबर हो जाते हैं, तो कैपेसिटर का करंट 0 हो जाता है।
तो कैपेसिटर में पहले धारा चलती है, वोल्टेज बाद में बिल्डअप होता है। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर में वोल्टेज से धारा आगे चलती है, इसको हम कहते हैं लीडिंग करंट। इसे हम कहते हैं लीडिंग करंट। तो जब हम किसी कैपेसिटर को एसी सप्लाई पर लगाते हैं तो वहाँ वोल्टेज से करंट आगे रहता है। यहाँ करंट पहले चालू हुआ, वोल्टेज बाद में आया, तो इसको हम कहते हैं लीडिंग करंट। किसी कैपेसिटर में कितनी धारा जाएगी, इसके लिए हम कैपेसिटर का कैपेसिटिव का रिएक्टेंस निकालते हैं, एक्सी निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है 1/2 पाई FC ओम में आता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि F नीचे होने के कारण जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी और XC का हम संबंध देखते हैं, तो फ्रिक्वेंसी जब 0 होती है तो XC लगभग नगण्य रूप से होता है, तो उस वक्त प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है XC। तो DC पर प्रतिरोध अनंत होता है, DC पर प्रतिरोध अनंत होता है, इसलिए इसमें धारा 0 जाती है। और फ्रिक्वेंसी जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है हम देखते हैं इसका XC कम होता जाता है, और XC कम होगा तो कैपेसिटर में धारा जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी जब हम इस पर लगाते हैं 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई, तो इस कैपेसिटर में से 8.25 एम्पियर की धारा जाती है। कॉइल पर हम अध्ययन करते हैं, तो कॉइल में हम देखते हैं कि कॉइल में कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटेंस हम उसको कहते हैं कि कैपेसिटर तो वोल्टेज का विरोध करता है और इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज के रूप में इकट्ठा करता है, जबकि ये इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इकट्ठा करता है और ये धारा का विरोध करता है। इंडक्टर धारा का विरोध करता है, कैपेसिटर वोल्टेज का विरोध करता है। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं किसी इंडक्टर को, तो स्विच ऑन करते ही इसमें से धारा प्रवाहित होती है, और धारा प्रवाहित होती है 0 से एकदम से मैक्सिमम धारा जाती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो सडनली चुंबकीय बल रेखाएं बनती है, तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, इसलिए इसमें बैक ईएमएफ पैदा होता है, और उत्पन्न हुआ ईएमएफ धारा के प्रवाह में विरोध पैदा करता है। इसलिए शुरू में जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बैक ईएमएफ पैदा होता है, वो धारा को बहने नहीं देता, तो धारा इस वक्त 0 है और वोल्टेज बैक ईएमएफ सबसे ज़्यादा पैदा होता है। फिर धीरे धीरे जब हमने स्विच ही ऑन कर दिया, लगातार धारा जारी है, तो चुंबकीय बल रेखाएं भी लगातार बन रही है और चुंबकीय फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो बैक ईएमएफ पैदा नहीं होता। तो बाद में जो है धारा लगातार चलती रहती है, कोई बैक ईएमएफ पैदा नहीं होता, वोल्टेज 0 पर हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। तो कॉइल में करंट पीछे रहता है, वोल्टेज आगे रहता है। इसको हम इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है, जबकि यहाँ पर करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है। इसको मान निकालने के लिए हम जो है XC बराबर 2 पाई FC से हम निकालते हैं, तो इसमें जो है XL जो है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। तो हम यहाँ देखते हैं XL और F में हम देखते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रतिरोध XL भी बढ़ता जाएगा। तो जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तब इसका XL नगण्य होगा, तो उस वक्त मैक्सिमम धारा जाएगी। तो DC में इस कॉइल में मैक्सिमम धारा जाती है, जो भी धारा जाती है वो इस कॉइल के रेजिस्टेंस, इस कॉइल क्योंकि ये कॉपर के तार का बना हुआ है, तो इसमें जो भी रेजिस्टेंस है उसके कारण धारा का रुकावट होती है DC में। जबकि AC में जो है वो XL के कारण धारा, यहाँ हम देखते हैं कि धारा 0 होगी। रेजिस्टेंस में हमने जब DC सप्लाई लगाई तो 188 वोल्ट दिए, तो हम देख रहे हैं यहाँ 8 एम्पियर जा रहा है, और 240 वोल्ट लगाए तो हम देख रहे हैं यहाँ 10.5 एम्पियर जा रहा है। इस हीटर पे हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ जो करंट बढ़ा है 8 एम्पियर से लेकर 8.75 एम्पियर, वो वोल्टेज में डिफरेंस होने के कारण बढ़ा है। यहाँ 188 वोल्ट DC है, यहाँ 240 वोल्ट DC है, तो यहाँ वोल्टेज और करंट इन फेज में रहते हैं। फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस का रिलेशन देखें तो फ्रीक्वेंसी का रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे हम इन फेज कहते हैं, इन दोनों को हम आउट ऑफ फेज कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैपेसिटर पर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रतिरोध कम होता जाता है और धारा बढ़ती जाती है। तो कैपेसिटर को जब हम AC पर लगाते हैं तो धारा बढ़ती है, DC पर लगाते हैं तो धारा 0 हो जाती है, प्रतिरोध अनंत रहता है। कैपेसिटर में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी XL बढ़ता जाएगा, तो AC सर्किट पे धारा कम होती जाती है, जबकि DC पर इसमें धारा, यहाँ जो भी धारा इसमें बह रही है
अभी जो है कॉइल में जो भी धारा बह रही है, इस धारा को जो भी रोकने वाला है वो यहाँ पर हमने हीटर लगा रखा है, और हीटर का करंट 8 एम्पियर जो है लिमिटर रेजिस्टेंस के अनुसार हमने लगा रखा है। तो इस जो भी धारा जो है 8 की जगह 7.25 है, तो बाकी यहाँ रजिस्ट्री ओम के कारण धारा कम हुई है। यहाँ धारा फ्रीक्वेंसी के कारण लगभग 0 है। कैपेसिटर में डीसी पे धाराएं नहीं चलती है, और कैपेसिटर पर आप देखते हैं कि यहाँ जो भी धारा चल रही है वो इस रेजिस्टेंस के कारण चल रही है। तो हमारे 3 प्रकार के प्रतिरोध हमने देखे। कैपेसिटर इसकी इकाई फैराड में लेते हैं, इंडक्टर इसकी इकाई हेनरी में लेते हैं, रेजिस्टेंस इसकी इकाई ओम में लेते हैं। डीसी में लेके हीटर का लोड लगा दो, ये दोनों तार इसमें लगा दो। इन दोनों को टच करो, आया नहीं आया। हीटर चालू हो गया, डीसी धारा नहीं बता रहा अभी, टोंग टेस्ट में डीसी धारा नहीं बता रहा, हीटर चालू है। और यहाँ अब तो ये रोक के रख विशाल, इसको रोक के रख, इधर आओ सुरेंद्र, रखो। देखो स्लीव गर्म हुई क्या? स्लीव गर्म नहीं हुई, और टोंग टेस्टर में कोई धारा नहीं जा रही। अब हम एसी धारा नापते हैं, तो एसी धारा इस टोंग टेस्टर से बता देगी। ऑफ करो स्विच, हाँ ऑफ कर दो। स्विच खराब हो गया। अब यहाँ लगा, ये स्विच बदलना पड़ेगा अब। डीसी रेटिंग का लगाओ, स्विच ऑन करो, धारा जा रही है। टोंग टेस्टर में जो है एसी पर धारा जाती है, हीटर चल रहा है, पर डीसी में टोंग टेस्टर में धारा नहीं जाती। तो टोंग टेस्टर केवल एसी धाराएं नाप सकता है। डीसी जनरेटर बंद करते हैं। अभी एसी से चल रहा है, ये एसी धाराएं जो है वो टोंग टेस्टर नाप सकते हैं। ये जो है ग्लास जो है टेप, हम देख सकते हैं कि ग्लास टेप पर गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बताओ देखें इस पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? समेटो, खींचो, तोड़ के देखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा ना। तो ये ग्लास टेप जो कि गर्म जगह पर प्रयोग की जाती है। तो आज हमने जो है 3 तरह के लोड का अध्ययन किया, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड और रजिस्टिव लोड।